नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर हम यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे का एनुअल कैलेंडर आ चुका है, जिसमें आपको बता दिया गया है कि इस साल कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, इस साल किस किस के एग्जाम होने वाले हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेलवे के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जनरल साइंस, क्योंकि जनरल साइंस हर एग्जाम में पूछा जाता है। भले ही उसमें जनरल अवेयरनेस का टॉपिक दिया गया हो, तो उसमें भी आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। आप टेक्नीशियन की बात करें या फिर एएलपी की बात करें या फिर बात करें ग्रुप डी की, इसमें तो बहुत अच्छे से साइंस पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, साइंस को पढ़ने के लिए यादवेन स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि जनरल साइंस की क्लासेस यादवेन स्मार्ट क्लासेस पे स्टार्ट हो चुकी हैं। ये क्लासेस आपको रोजाना 1 बजे मिलती हैं। ठीक है, तो हमें अब करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद में मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, क्योंकि जनरल साइंस में मैंने कुछ टॉपिक आपको करा दिए हैं, जिसमें आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर भी खत्म हो चुका है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा चुका हूं। इसके अलावा सेकंड टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो मोशन का चल रहा है, गति का चल रहा है। गति के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, मैं रेस्ट को भी समझा चुका हूं, मोशन को भी समझा चुका हूं, मोशन के टाइप को भी समझा चुका हूं। इसके अलावा कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कल की क्लास में हमने पढ़ा है कि मोशन के अलावा मतलब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि भले ही वो टॉपिक आपका छोटा सा है, लेकिन मैंने उसको एक अच्छे वे में समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए सर्कल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए इसके अलावा यानी मैकेनिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक, मोशन पढ़ चुके, रेस्ट पढ़ चुके, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है स्पीड। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो आज के लिए हम पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो मैं अभी यहाँ पे बात करूँ, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड को हिंदी में सब जानते हैं, सिंपल सी भाषा में इसको चाल कहते हैं, और वेलोसिटी को सिंपल सी या फिर हिंदी में इसे कहते हैं बेग। ये तो सभी जानते हैं। अगर किसी से पूछो भी कि बेग क्या होता है तो लोग कहते हैं वेलोसिटी होती है, अगर किसी से पूछो वेलोसिटी क्या होती है तो लोग कहते हैं बेग क्या होता है। लेकिन रियल में कोई डेफिनेशन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बताता। आप कभी भी किसी से पूछ के देखना कि स्पीड क्या है, चाल, चाल क्या है, स्पीड। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके चीज़ों को बोलते हैं। उससे अच्छा है कि हम क्या करें कि हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर उससे रिलेटेड डेफिनेशंस भी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर स्पीड की बात करूँ, तो स्पीड क्या है, दूरी में परिवर्तन की दर। क्या है स्पीड, दूरी में परिवर्तन की दर। ठीक है, स्पीड क्या है, दूरी में परिवर्तन की दर। कैसे, इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, चाल इक्वल होता है दूरी बटे समय, दूरी अपॉन समय। तो ये आप जानते ही हैं कि अगर आपके पास में कोई दूरी है, कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पर आपको पहुंचना है, तो हमारे पास में अगर समय भी बता दिया जाए इतने समय में पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पीड किस पे डिपेंड करती है, स्पीड डिपेंड करती है आपकी दूरी पर और समय पर। यानी अगर हमें समय कांस्टेंट रख दिया जाए, मुझसे बोला जाए कि आपको 5 मिनट में 2 किलोमीटर की रास्ता तय करना है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, उस तरीके से चलेगी कि मुझे 5 मिनट में 2 किलोमीटर पहुंचाया जा सके। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास में दूरी 5 किलोमीटर है, अब आप कितने भी समय में आओ तो आप स्पीड को आराम से कम करते हुए, बारिश का मजा लेते हुए आप आराम से आते चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में क्या है, दूरी कांस्टेंट है, मुझे समय की सीमा यानी समय की पाबंदी नहीं है। ठीक, अगर मेरे पे समय की पाबंदी लगा दी जाए या समय को बता दिया जाए कि आपको इतने ही समय में पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे, एक्सलेटर का यूज करेंगे और बहुत तेजी से घुमाते हुए, जिग जैग करते हुए आप वहां पहुंच जाओगे, कोशिश करोगे। तो ये क्या है, आपके चाल जो है, आपकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है किस पर, दूरी पर और समय पर।
आजकल दिखाने पर भी डिपेंड करती है कि उसको दिखाना है, इसलिए मैं स्पीड में गाड़ी जिग करते हुए आराम से निकाल के चला जाता हूँ, तो वो अलग है, वो मजाक की बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस पर और समय पर यानी टाइम पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि ये स्केलर है, अदिश राशि है, या फिर सदिश राशि है, वो वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर आपके फॉर्मूले में इसमें आ रहा है दूरी। और कल हमने दूरी का चैप्टर पढ़ा था, तो दूरी को हमने समझा था कि दूरी क्या है। दूरी आपकी जो है वो कैसी राशि है, दूरी आपकी अदिश राशि है, क्योंकि दूरी के पास में कोई भी यानी परिमाण तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। तो अगर दूरी आपकी अदिश राशि है तो चाल भी कैसी होगी, चाल भी आपकी क्या होगी, अदिश राशि होगी। कैसी होगी, अदिश राशि होगी। अब मैं यहां पे बात करूं, अगर इसकी विमा के बारे में बात की जाए, तो मैं यहां पे विमा की बात करूं, तो आपको पता है कि दूरी के लिए क्या करेंगे, यहां पे विमा जो बनेगा वो दूरी के लिए क्या होगी, डिस्टेंस को किस में मीजर करते हैं, डिस्टेंस को। चलो मैं विमा से पहले आपको क्या बता दूं, विमा से पहले मैं बता देता हूं इसकी यूनिट क्या होगी। क्योंकि इसकी यूनिट जो होगी यानी इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, दूरी को किस में मीजर करेंगे, मीटर में मीजर करेंगे, और समय को किस में मीजर करेंगे, सेकंड में मीजर करेंगे। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो अब मैं यहां से विमा निकालूं, तो मैं यहां से क्या निकालूं, इसकी विमा निकालूं, तो क्या हो जाएगा, मीटर को किस में मीजर करते हैं, एल से, और ये हो जाएगा अपॉन टी। तो क्या निकल के आएगी, एल एल टी माइनस वन। ठीक है। ये हो गया आपका चाल। स्पीड क्या है वो मैंने बता दिया कि दूरी में परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। यानी चाल इक्वल, यहाँ पे जो दर लिखा हुआ है इसका मतलब ही क्या है कि बटे में समय है। ठीक है। यानी हमारा अपॉन में समय होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे क्या है कि दूरी अपॉन समय हो गया, ये आपकी अदिश राशि है, इसकी यूनिट निकालेंगे तो मीटर, दूरी को मीजर करते हैं मीटर में, और आपको सेकंड, समय को मीजर करते हैं सेकंड में। विमा की बात करेंगे तो एम को यानी दूरी को मीजर करते हैं यहाँ पे, इसके लिए लिखते हैं एल, और सेकंड के लिए लिखते हैं टी। अब टी जो है वो ऊपर जाएगा क्योंकि अपॉन में है, तो टी माइनस हो जाएगा। अब इस पे पावर बनती तो माइनस की बन, तो क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन। और लिखने का सही तरीका मैं बता चुका हूँ, एम यहाँ पे नहीं है फिर भी एम लिखेंगे, कैसे, एम जीरो एल टी माइनस वन। ठीक। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, जिस तरीके से दूरी में परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है, ऐसे ही वेलोसिटी जो है वो आपकी किस में परिवर्तन करेगी, वेलोसिटी जो है वो आपकी विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। यानी वेग जो होता है वो विस्थापन वटे समय होता है। क्या होता है, किस में चेंज आ रहा है, इसमें इसमें कितना हम विस्थापित हुए, इसमें पता करते हैं कि इसलिए इसको कहते हैं विस्थापन बटे समय। यहाँ पे डिस्टेंस पे रिलेटेड है, यानी आपका जो स्पीड है वो डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। लेकिन आपका वेलोसिटी है वो आपके विस्थापन पर डिपेंड करता है कि आप शॉर्टेस्ट यानी ए से बी तक जाने में, हाँ भले ही आप 100 किलोमीटर चल के आए हैं, 100 किलोमीटर के रास्ते से आए हैं, तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, आपकी तो जो हमारा विस्थापन है वो तो ए से बी तक में है, यानी वो तो 20 ही किलोमीटर है, आप भले ही कितना ही घूम के आओ। तो ये भी आपका वेग भी आपका किस पे डिपेंड करता है, विस्थापन में डिपेंड करता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसका, इसकी यूनिट क्या होगी। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे यूनिट निकलेगी इसकी क्या, विस्थापन को भी मीटर में मीजर करते हैं, समय को सेकंड में मीजर करते हैं, तो मीटर पर सेकंड। और इसकी विमा की बात करेंगे यानी डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो वो भी आपका क्या निकलेगा, वो हो जाएगा आपका एल अपॉन टी, जो कि बिल्कुल सेम रहेगा किसकी तरह, स्पीड की तरह। ठीक है। अब इसमें आपको जो समझ में नहीं आया वो आप पूछते तो हो ही नहीं। ठीक है। थोड़ा सा साइड हो गया है लेकिन समझ में तो आ ही रहा होगा। तो स्पीड क्या है,
वेलोसिटी क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का किस में मेजर करते हैं, स्पीड के अलावा इसके डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ऐसी वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। इसके बाद में हमें जो पढ़ना है, इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि हम आगे क्या, जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, इन चीज़ों को भी पढ़ने वाले हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। अब त्वरण क्या होता है हमने पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ ली। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन। क्या पढ़ना है, एक्सेलरेशन, जिसे कहते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या है। अब त्वरण की जो फॉर्म डेफिनेशन की बात करेंगे तो जैसे हमने स्पीड के लिए पढ़ा, क्या स्पीड में हमने पढ़ा दूरी में परिवर्तन, हमने क्या पढ़ा वेग में, क्या पढ़ा विस्थापन में परिवर्तन, ऐसे ही त्वरण जो है वो क्या है, वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। क्या है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन होगा कैसे, वेग में परिवर्तन का मतलब है कि मान लीजिए कि ये कोई आपकी डिस्टेंस है, यानी ये कोई आपका रोड है, ये आपका रोड है छोटा सा, ठीक है। इस रोड पे कोई भी कार या मान लीजिए कोई व्यक्ति चलता है, मैं मोस्टली व्यक्ति ही बनाता हूँ जो कि दिखता अच्छा नहीं है लेकिन होता वो व्यक्ति ही है, ठीक है। ये चला, अब ये चल रहा है, अभी क्या है, ये अभी खड़ा है, यानी मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, चलो मैं ही हूँ, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, ठीक है। यहाँ नहीं, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यानी इनिशियल का मतलब है कि मेरी प्रारंभिक वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग भी तो होगा। तो प्रारंभिक वेग क्या है कि मैं खड़ा हूँ तो मैं चल ही नहीं रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा प्रारंभिक वेग तो जीरो है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग की बात करें, प्रारंभिक वेग जो कि u है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब जीरो क्या, वेग की बात कर रहे हैं, वेग की क्या, वेग की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड, जो क्या है प्रारंभिक वेग, u इक्वल जीरो। और अभी क्या है, समय क्या है, मैंने अभी से काउंट करूंगा तो t इक्वल हो जाएगा 0 सेकंड। आया समझ कि अगर मैं एक जगह से खड़ा हूं, मान लीजिए इस जगह पे हूं और मैं यहां से अभी चलना स्टार्ट नहीं किया है, तो मेरी प्रारंभिक स्थिति क्या है, मेरा प्रारंभिक वेग क्या है, वो जीरो है। तो प्रारंभिक वेग यू इक्वल हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। लेकिन मेरा टाइम भी तो जीरो है, मैंने चलना ही स्टार्ट नहीं किया, तो मैं जीरो पे हूं अभी। तो अभी यहां से चलना स्टार्ट अब मैं कर रहा हूं, अब मैं चलना स्टार्ट किया और चलकर मैं यहाँ पे आया, तो मान लीजिए मेरे को चलकर आने में यहाँ पे कितना समय लगा, तो समय लगा मुझे 20 सेकंड, ठीक है। समय क्या लगा मुझे, 20 सेकंड लगा। और मेरा यहाँ तक आना, मान लीजिए मैं यहाँ तक आ गया, अब मस्त यहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ तक आने में जो मेरा वेग था, वो वेग क्या है, b इक्वल हो जाएगा, मान लीजिए मैं कहता हूँ 20 मीटर पर सेकंड। चलो 20 मीटर, चलो इसको कर देता हूँ 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मेरा जो वेग था वो 40 मीटर पर सेकंड है। टी समय में जब मेरा स्टार्ट नहीं किया था तब मैं यहाँ था, और तब मेरा प्रारंभिक वेग जीरो था। इसके बाद में मैंने चलना स्टार्ट किया, कुछ सेकंड यानी 20 सेकंड हुई और मैं 40 मीटर चल के आ गया। एक सेकंड में मेरी जो स्पीड थी, सॉरी 40 मीटर पर सेकंड थी। तो क्या हुआ, यानी वेग यहाँ पे आपका परिवर्तन हुआ, कैसे, 0 से 40 पे पहुंच गए, सेकंड भी चेंज हुई। यानी परिवर्तन की दर किसकी, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, यानी एक्सलरेशन कहलाती है। तो ए हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला जो निकलेगा वो क्या होगा, एक्सलरेशन यानी ए, इसे कहते हैं त्वरण, ये होगा आपका वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन किसके साथ में हुआ है, किसके सापेक्ष हुआ है, समय के सापेक्ष हो रहा है। परिवर्तन कैसे हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अब वेग में परिवर्तन कैसे, मान लीजिए मैं इसको इधर लिख देता हूं, वेग में परिवर्तन का मतलब है कि b इक्वल, यानी इसको कहेंगे त्वरण को किससे मेजर कर, त्वरण के लिए किससे प्रदर्शित करते हैं या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से करते हैं। तो a इक्वल हो जाएगा b माइनस यू अपॉन टी। अंतिम वेग से, वेग में परिवर्तन का मतलब कि मैं अंतिम वेग जो मेरा अभी बाद में जो वेग हो गया
उससे मैंने प्रारंभिक को माइनस कर दिया और टी से यानी समय से डिवाइड कर दिया, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, ये एक्सेलरेशन का हो गया फॉर्मूला। इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्या है कि ये आपका वेग है। अगर मैं दोनों को पूरा पूरा अगर बात करूं तो ये वेग के बारे में बात कर रहे हैं दोनों ही, तो ये क्या होंगे, इस वेग के लिए यूनिट क्या होगी, वेग की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अपॉन में टी है तो टी की वेग क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। यानी वेग की तो मीटर पर सेकंड, और फिर अपॉन में भी तो सेकंड है, यानी अपॉन में भी तो समय है, तो उसके लिए भी सेकंड आएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा इसको और ऊपर लाएंगे तो मीटर सेकंड माइनस 2। मीटर वैसे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, फिर भी चलिए लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसका विमी सूत्र निकालूं तो क्या निकलेगा, विमी सूत्र क्या निकलेगा, तो मीटर का क्या होगा, मीटर का हो जाएगा, मीटर का हो जाएगा एल, और सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अपॉन में T2। T2 मतलब नाम नहीं है, एल इसको ऊपर पहुंचा देंगे एल टी माइनस टू, तो क्या होगी एल टी माइनस टू। अब आपको इतना समझ में आया कि त्वरण क्या है, बताइए त्वरण क्या है, त्वरण है आपका वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन की दर है, तो मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि कोई चीज कोई व्यक्ति था, वो टी समय में यानी 0 सेकंड में स्थिति में परिवर्तन नहीं किया, यानी उसका प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था, चलना ही स्टार्ट नहीं किया। लेकिन उसने जब चलना स्टार्ट किया तो कुछ समय बाद वो कहाँ पहुंच गया, कुछ समय बाद वो यहाँ पहुंचा, उसका वेग भी निकल आया कुछ और टाइम भी, यानी टाइम के साथ में उसका वेग बढ़ गया, यानी वेग में परिवर्तन हो गया। तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। इसके बाद में इसके लिए फॉर्मूला बताया कि वेग में परिवर्तन हुआ कैसे है, कि हमने प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को माइनस कर दिया है, यानी दोनों का डिफरेंस निकाल दिया और टाइम का सापेक्ष में डिफरेंस निकाला है, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया ए इक्वल बी माइनस यू अपॉन टी। इससे हमने क्या निकाल लिया, यूनिट निकाल ली, क्योंकि वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और समय की तो सेकंड होती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सेकंड को ऊपर ले गए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हमने बीमा निकाली, बीमा मीटर को मीटर क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ के लिए एल और सेकंड के लिए टी यूज करते हैं, तो स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी माइनस टू। इतना समझ में आया, बोलते बोलते थक गया मैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या स्टार्ट करना है, अब आता है इक्वेशंस, आती हैं मोशंस की। यानी हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने वो सारी चीज़ें देख ली कि क्या क्या मैकेनिक्स में आता है। हमने देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मोशन को पढ़ा, उसके बाद रेस्ट को पढ़ा, और उसके बाद में हमने पढ़ा डिस्टेंस को, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को, उसके बाद में स्पीड को, उसके बाद में स्पीड के बाद में हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी को, उसके बाद में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा। ये सारे टॉपिक यानी 7-8 टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब हमें जानना है गति के समीकरण को, किसको, गति के समीकरण। ये क्या होते हैं भाई, गति के समीकरण बोला तो न्यूटन के लिए जाता है ये, लेकिन इस पर काम करने वाले कौन थे, गैलीलियो भी थे, तो गैलीलियो इक्वेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको गैलीलियो इक्वेशंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशंस क्या होती हैं, गति के 3 समीकरण हैं। अब गति के 3 समीकरण में पहला जो समीकरण है वो क्या है, बी इक्वल यू प्लस ए टी। ये किसने, यानी जो समीकरण है, प्रथम समीकरण बोलते हैं गति का पहला समीकरण, वो क्या है, बी इक्वल यू प्लस ए टी। इसके बाद में सेकंड समीकरण है, इसके बाद सेकंड है आपका क्या, बी एस इक्वल होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये गति का दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण क्या है, बी इक्वल यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल
बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल है 2as। क्या है? 2as। ये आपके गति के तीन समीकरण हैं, जिसमें b इक्वल, पहला है b इक्वल यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। ये तीनों समीकरण हमारे क्या है, इससे रिलेटेड क्या रहता है, आप देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आपके क्वेश्चन जो आते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए, तो हमें दूरी निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ता है, यानी इन समीकरण का यूज करना पड़ता है। यहीं से आपका एक्सेलरेशन निकल आता है। इसी जगह से आप प्रारंभिक, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बारे में बात कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक कार रेस्ट से स्टार्ट करती है और 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। तो हम क्या है, यहाँ पे हमें क्या पता चला कि रेस्ट से स्टार्ट किया तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, रेस्ट में था तो 0 हो गया। अंतिम का मतलब जो उसने अब प्राप्त, यानी अब स्पीड अपनी, यानी अपनी वेलोसिटी प्राप्त कर ली है, वो हमारी क्या होगी, अंतिम। कभी कभी बोल दिया जाता है कि किसी भी कार ने 18 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलना स्टार्ट किया है, अब वो आगे जाके 40 तक पहुंच गई, तो हमारा प्रारंभिक क्या था, वो अब पहले हम प्रारंभिक कर रहे थे रेस्ट से, लेकिन अब प्रारंभिक कितना हो गया, 18, और लास्ट क्या हो गया, 40। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो आपके गति के समीकरण हैं, ये वाले जो समीकरण हैं, ये क्षैतिज, यानी क्षैतिज गति की बात करता है। लिख नहीं जा, चलिए, ये क्षैतिज गति की बात करता है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि यहां पे अगर मैं b की बात करूं, तो b यहां पे क्या है, b है आपका फाइनल वेलोसिटी। क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जिसे कहते हैं अंतिम वेग। क्या क्या कहते हैं, अंतिम वेग। इसके बाद मैं u की बात करूं, u तो आपको पता है, ऊपर लिख देता हूं, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसे कहते हैं प्रारंभिक वेग। ठीक है। अब u और b के बाद में इसमें क्या दिया है, a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में त्वरण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में त्वरण बोलते हैं। x के बाद में क्या है, u b हो गया, u हो गया, a हो गया, t हो गया। t क्या है आपका, टाइम, जिसे क्या कहते हैं, समय बोलते हैं। इसके बाद क्या दिया है, s दिया है। s क्या है आपका, डिस्टेंस, जिसे कहते हैं दूरी। ठीक है। अब क्या बचा, यूटी, यूटी यानी टी हो गया, ए हो गया एक्सलेशन, टी आपका फिर टाइम, बी आपका फाइनल, यू आपका इनिशियल, टू और ए आपका एक्सलेशन, एस आपका डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई कि किसे हम क्या बोलते हैं, बी को हम फाइनल वेलोसिटी, यू को हम यू को इनिशियल, ए को एक्सलेशन, टी को टाइम और एस को डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इनसे कई चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं, अंतिम वेग निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, इसके अलावा एक्सलेशन निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। तो इनसे कई चीज़ें हम निकाल सकते हैं। ये बहुत ही यूजेबल चीज़ें हैं, यानी यूजेबल इक्वेशंस हैं, तो बहुत काम में आने वाली हैं। आपसे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जितना हो सकेगा मैं भी इन क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। तो अब हम क्या बात करते हैं, अगर मैं ये बोलूं कि ये तो आपका क्या है, क्षैतिज, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये क्षैतिज गति के बारे में बात कर रहा है। क्षैतिज का मतलब जैसे आप रोड पे चलते हैं, मैं अगर इस जगह चल रहा हूं तो मेरी गति जो है क्षैतिज है। इसके अलावा भी गति होती है, तो वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, जिसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है। ये भी क्या होंगे, आपके गति के समीकरण। गति के समीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से गति के समीकरण, ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण। अभी हमने क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज गति के समीकरण। क्योंकि मैं रोड पे चल रहा हूँ, मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, ऊपर से गिर रही है या ऊपर फेंकी जा रही है, तब क्या करोगे, तब आपके गति के समीकरण चेंज हो जाते हैं। तब गति के समीकरण जो हैं, आपका पहला जो समीकरण है, बी इक्वल यू प्लस ए टी है। ठीक है, मैंने बोल दिया यू प्लस ए टी है।
लेकिन अब आप बताइए कि ऊपर से कोई चीज गिर रही है या ऊपर हम किसी को फेंक रहे हैं तो क्या होगा, उस जगह पर जो एक्सलेरेशन होगा वो ए ना होकर जी हो जाएगा। यानी ए की जगह पर हम क्या यूज करने वाले हैं, जी। और जी क्या है, आपका एक्सलेरेशन है। कौन सा एक्सलेरेशन, ग्रेविटेशनल। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेविटी का यूज होगा। जब कोई चीज ऊपर फेंकी जाएगी तो ये ग्रेविटी के लिए है, ऊपर से नीचे आएगी तो ग्रेविटी का, यहाँ पे जी का यूज होने वाला है। तो u प्लस ए टी की जगह पर यहाँ पे हो जाएगा u प्लस जी टी। ठीक है, इसके बाद में अगला समीकरण जो हमने पढ़ा था वही सेम है, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s जो है हमारा एक डिस्टेंस की बात कर रहा था, लेकिन अब ऊपर से कोई चीज नीचे आएगी, नीचे से कोई चीज ऊपर जाएगी, वहां पे डिस्टेंस ना होके वहां पे क्या होगा, हाइट होगी। तो s की जगह पर यहां पर जहां पर s था वहां पर हमने क्या कर दिया, h कर दिया। अब यू टी, इससे तो कोई फर्क नहीं है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पे अब यहां पे क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। ठीक है, ए टी स्क्वायर की जगह पे अब हो गया जी टी स्क्वायर। अब थर्ड जो आपका क्या है, बी स्क्वायर से कोई फर्क नहीं है, माइनस यू स्क्वायर से कोई फर्क नहीं है, इक्वल कोई फर्क नहीं है, टू ए की जगह पे जी और एस की जगह पे एच। तो हमने इसमें चेंज क्या किया है, आप देखोगे एस की जगह पे तो हमने क्या कर दिया एच, और ए की जगह पे हमने क्या कर दिया जी। बस इतना चेंज किया है, बाकी आपके सारे समीकरण सेम हैं। अब आप बोलोगे कि भाई ठीक है, मान लिया कि ये आपके समीकरण सेम हैं, अब आपने यहाँ पे प्लस यानी ऊपर फेंकने पर नीचे फेंकने पर कोई दिक्कत है, या फिर मान लीजिए कि इसमें कोई भी डिफरेंस आएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि कोई भी चीज अगर नीचे आती है तो ग्रेविटी भी आपकी कहाँ काम करती है, नीचे की ओर। तो जब नीचे की ओर आएगी तो उस जगह पर हम क्या यूज करेंगे, प्लस का जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, नीचे की ओर। अब मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह पे हम कहेंगे ग्रेविटी कहाँ पर है, यानी जी का जो जी जाता आपका कहाँ का, पृथ्वी के सेंटर की ओर। ठीक, अब यहाँ पर अगर कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है वहां पे क्या होगा, इसके अपोज में जा रही है तो वहां पे हम यूज क्या करेंगे, माइनस के जी यूज करेंगे। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह पे प्लस माइनस हो जाएगा, जहां प्लस माइनस दिख रहा है वहीं आपका आंसर। अब जहां प्लस माइनस का मतलब क्या है, जहां जी लगा हुआ है, जी का यूज हो रहा है उसी जगह पे प्लस माइनस होगा। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दिया तो यहाँ प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे तो सेम रहेगा, तो प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जी के साथ में प्लस माइनस होगा। इतना समझ में आया। यानी हम लोग गति के समीकरण पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल, और मैं आपको बता रहा हूँ वर्टिकल में, यानी वर्टिकल मोशन भी मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरीके से जी का यूज करके भी वर्टिकल मोशन निकाल सकते हैं। कोई गेंद ऊपर से नीचे गिरती है या किसी गेंद को ऊपर से नीचे किसे ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब हम किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया। इनमें कोई भी चीज़ आपको अगर डाउट है या डाउटफुल है तो आप हमसे इस बारे में पूछ सकते हैं। तो मैंने गति के इक्वेशंस भी करा दिए हैं, क्या क्या बता दिया मैंने आपको, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बता दिया, एक्सलेरेशन के बारे में बता दिया, गति के समीकरण बता दिए, और गति के समीकरण हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों में मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आसानी से हमसे पूछ सकते हो। अगर मैं हाँ, चलिए इससे कल मैं आपको ना कुछ जैसे त्वरण से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको और बता सकता हूँ, क्योंकि त्वरण में अभी क्या है, रिटार्डेशन भी होता है। रिटार्डेशन क्या होता है, मंदन क्या होता है, मंदन में आपका पॉजिटिव एक्सलेशन होता है या आपका एक्सलेशन पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होता है, वो मैं अब कल कल बता दूंगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी क्योंकि अब तो होली आने वाली है तो मुझे भी थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, तो इस वजह से आज की क्लास में आज हम इतना ही रखते हैं। बाकी सभी को हैप्पी होली। और रंगों से दूर नहीं, कह सकते हैं ना, वो कलर वाला यूज मत करना, गुलाल से बहुत अच्छे से होली खेलना और मस्त रहना, अपने आसान गुजिया वुजिया सब खाते रहना। सभी को हैप्पी होली। और इसके बाद में, होली के बाद में, आप फिर से यादविन स्मार्ट क्लासेस से जुड़ो, क्योंकि आपको होली यानी त्यौहार तो मनाने ही है, इसके साथ में अपनी पढ़ाई को भी देखना है, क्योंकि पढ़ाई ही आगे काम आने वाली है। अगर हमारा एग्ज़ाम क्लियर होता है तो सारे त्यौहार अच्छे लगेंगे, लेकिन जैसे ही अगर हमारे मान लीजिए जो आपके एग्ज़ाम्स हैं क्लियर नहीं होते हैं या फिर हम वैकेंसीज के लिए बैठे रहते हैं, तो हम लोगों से दूर होते चले जाते हैं और त्यौहार हमारे फीके हो जाते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा त्यौहार मत बनाओ, त्यौहार मनाओ, त्यौहार मत छोड़ो, फेस्टिवल आप यू मतलब बहुत अच्छे से मनाओ, लेकिन इसके बाद में क्या,
इसके बाद में फिर से पढ़ाई के लिए आप टाइम निकालो, फिर से आप उसी तरीके से जैसे पढ़ रहे थे उसी तरीके से पढ़ते जाओ, फिर एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम क्लियर करो। क्लियर करोगे तो सारे त्यौहार अच्छे हैं, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं है, फीके हो जाते हैं फिर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी सभी के लिए हैप्पी होली।